Hello student, here is a question from the electrostatics part of physics, and in this question two charges Q1 and Q2 are given. Both are having same mass m. They are initially separated by infinite distance between them. Charge Q1 is fixed and charge Q2 is given a velocity v0 along the line joining, as you can see in the figure. Now you have to find out the distance of closest approach. Distance of closest approach क्या होता है कि इस चार्ज को देखो Q2 को, इसको जब आप वेलोसिटी देंगे इधर, तो जैसे ही आगे की तरफ आएगा इस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि दोनों चार्ज का सेम साइन है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा, तो फोर्स इधर लगेगा. फोर्स विल एक्ट ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 इन द सोन डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा. फोर्स अगर इधर होगा तो एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा. So as acceleration is opposite to the velocity, velocity of charge Q2 will decrease with time, and the time will come when the velocity of charge Q2 will become zero. तो जो चार्ज का वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगा इसका, तो इस चार्ज Q2 का Q1 के साथ जो सेपरेशन होगा वो मिनिमम पॉसिबल सेपरेशन होगा. ये मिनिमम पॉसिबल सेपरेशन व्हेन चार्ज Q2 comes to rest is called distance of closest approach. Okay, तो distance of closest approach हमें इस क्वेश्चन में निकालना है, कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो ये जो चार्ज Q1 और Q2 है, इस पूरे को इन दोनों चार्जेस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को अगर एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं. एक तो वो फोर्स जो कि इस चार्ज Q1 को होल्ड करके रखा हुआ है, और दूसरा फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. तो अब ये फोर्स जो कि इस चार्ज को होल्ड करके रखा हुआ है, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो मूव नहीं कर रहा, तो इसके वजह से कोई वर्क हो ही नहीं रहा है. तो एक ही फोर्स वर्क कर रहा है और उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है. Electrostatic force is a conservative force and only conservative force is acting in this system. तो जब भी किसी सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि उस सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है. तो आप लिख सकते हैं एज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स is acting on the system total mechanical energy is constant. टोटल मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से लिखते हैं फाइनल. ये हमारा इनिशियल सिचुएशन था और ये हमारा फाइनल सिचुएशन है जब इसका वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो. ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इनिशियली Q1 तो फिक्स था ऑलरेडी, Q2 का मास है m और वेलोसिटी है v0, इसलिए काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv0 स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो. जब दो चार्ज के बीच का सेपरेशन r होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं k q1 q2 r स्क्वायर, k q1 q2 r. ये हम तब लिखते हैं जब हम एज्यूम कर लेते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. तो दो चार्ज Q1 और Q2 का ये जो सिस्टम बना, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा k q1 q2 r. तो यहाँ पे जो इनिशियली सेपरेशन देखा जाए तो दोनों के बीच इन्फिनिटी है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो. नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी. अब फाइनल सिचुएशन में जब दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम है तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी जीरो है, दोनों का वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी k q1 q2 r minimum. ओके, यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें r minimum मिलेगा 2k q1 q2 m v0 square. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ r minimum which we wanted to calculate. चलो, ये तो एक मेथड है इसको करने का. एक दूसरा मेथड भी है जिसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि काफी जनरल है. ये मेथड हालांकि आसान है जो हमने अभी डिस्कस किया, बट अनदर मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड. ओके, चलो उस मेथड की भी बात कर लेते हैं. मान लो चार्ज है Q1 और Q2 जिनके बीच का सेपरेशन किसी भी टाइम t पे मैं मान लेता हूं x हो गया. इसका वेलोसिटी इधर है v और एक्सेलरेशन इधर है a. एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन विल बी फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 डिवाइडेड बाय मास. और ये फोर्स क्या होगा? कूलम्ब्स लॉ से हम निकाल सकते हैं k q1 q2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू मास m. ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं. अब पता है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इसको वेलोसिटी के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं v
dv by dx इक्वल टू k q1 q2 by mx स्क्वायर। इसको आगे वैसे लिख सकते हैं v dv इक्वल टू k q1 q2 by m एंड dx by x स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। देखो वेलोसिटी जब x इक्वल टू इन्फिनिटी था तो वेलोसिटी क्या था, v नॉट के बराबर था। एंड व्हेन x इज इक्वल टू r मिनिमम देन वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस वी स्क्वायर बाई वी नॉट माइनस, एक सेकेंड, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 का लिमिट होगा 0 से वी नॉट, और ये आ जाएगा k q1 q2 बाई m एंड इट विल बी माइनस 1 बाई x इंफिनिटी आर मिनिमम। ओके, तो इसको हम पुट करेंगे तो आएगा आपका माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस k q1 q2 बाई m इंटू आर मिनिमम। ठीक है, ये साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ से आपका आर मिनिमम आ जाएगा k q1 q2 बाई m v नॉट स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ दी, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे ये 2 छूट गया तो यहाँ पे आपको 2 डाल देना, क्योंकि ये 2, ये जो 2 है इधर जाएगा तो ये आर मिनिमम होगा। अब देख लो दोनों ही सेम एक्सप्रेशन है, मतलब ये भी एक मेथड है लेकिन ये थोड़ा लेंथी मेथड हो गया क्योंकि ये काफी जनरल मेथड है। लेकिन अगर आपको एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पता होगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन के एक दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसमें बस मैंने एक चेंज किया कि Q1 को इस टाइम फ्री कर दिया। नाउ बोथ द चार्जेस आर फ्री। Initially this was at rest and charge Q2 was given velocity v naught. All this everything in this question is same as previous question, but only thing is charge Q1 is free, it is not fixed, and it was initially at rest. Initially डायरेक्टली लिखो, रेस्ट लिखो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, रेस्ट पे था। ओके, तो जैसे ही चार्ज Q2 को आप वेलोसिटी देंगे v नॉट, तो क्या होगा कि अब ये तब फिक्स था तो ये मूव नहीं कर रहा था क्योंकि किसी एजेंट ने इसको होल्ड करके रखा था। अभी ये फ्री है तो जैसे ही ये चार्ज इधर आएगा, इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका वेलोसिटी 0 है, तो इनके बीच का सेपरेशन कम होगा टाइम के साथ इनिशियली। तो जैसे ये चार्ज Q2 इधर आएगा तो ये तो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा ही, ये भी फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू। अब देखो इस चार्ज Q1 पे किधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो इसका वेलोसिटी टाइम के साथ इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। और जो Q2 है इस पे फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स इस पे इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा था F12, तो इसका जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेलोसिटी विल डिक्रीज विथ टाइम। मतलब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ ये समझो, मैंने समझाने के लिए जस्ट ये लिखा। अब बस ये समझो कि Q1 और Q2 अगर दोनों ही फ्री है और Q2 को v नॉट वेलोसिटी देंगे और इसका वेलोसिटी इनिशियली 0 था, तो जैसे ये चार्ज इसको अप्रोच करेगा, इनिशियली इसका वेलोसिटी ज्यादा है इससे, तो सेपरेशन कम होगा। तो जैसे सेपरेशन कम होगा तो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा वो इस पे इधर लगेगा और चार्ज Q1 पे इधर लगेगा। तो चार्ज Q1 का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, और सिंस इसका जो फोर्स है वेलोसिटी का अपोजिट है, तो टाइम के साथ इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कम होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि विथ टाइम इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा और इसका वेलोसिटी घटता जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, एंड दैट टाइम सेपरेशन बिटवीन देम विल बी मिनिमम। मतलब मिनिमम सेपरेशन दोनों चार्ज के बीच तब होगा जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो या एक के रिस्पेक्ट में दूसरा रेस्ट पे हो। ओके, दैट विल बी द सिनेरियो ऑफ मिनिमम सिचुएशन, मिनिमम सेपरेशन। तो मिनिमम सेपरेशन के लिए हम मान लेंगे फॉर मिनिमम सेपरेशन velocity of both the charges will be same। मतलब अगर ये Q1 है and if this one is Q2, इनके बीच का सेपरेशन है r मिनिमम, तो इसका वेलोसिटी अगर इधर v है तो इसका भी वेलोसिटी इधर v होना चाहिए। तो ये हमारा फाइनल सिनेरियो होगा, ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है। चलो अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। आप इस सिस्टम को देखो, लास्ट वाले क्वेश्चन में चार्ज Q1 फिक्स था, चार्ज Q2 फ्री था,
तो नेट सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक लग रहा था जो कि इस चार्ज को होल्ड करके रखा हुआ था, तो इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता था। इस केस में दोनों चार्ज फ्री हैं और एक ही फोर्स इस सिस्टम पे लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस पूरे सिस्टम पे Q1 Q2 को अगर देखो तो नेट फोर्स विल बी जीरो, दोनों का मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो अगर Q1 और Q2 को कंबाइन करके आप एक सिस्टम बनाते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये दोनों एक सिस्टम है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल बी जीरो। तो एज सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। तो आप लिख सकते हैं एज external forces acting on the system में मैं Q1 plus Q2 दोनों लिखता हूं, is zero, linear momentum is conserved। तो linear momentum कंजर्व है। क्यों कंजर्व है, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और जो कि इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स इस पे कोई है ही नहीं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कैसे करेंगे बताओ। इनिशियल टोटल मोमेंटम क्या है, सिर्फ m2 के पास था तो mv0, और Q2 के पास था तो mv0, और फाइनली दोनों Q1 और Q2 दोनों का मास, दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया, vv। तो लिखेंगे mv प्लस mv। तो यहाँ से आपका जो v आएगा वो आएगा v0/2। चलो ये एक एक्सप्रेशन मिल गया, दोनों चार्ज का वेलोसिटी v0/2 बराबर हो गया। चलो अब इसके बाद हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। अगर पिछले केस में एनर्जी कंजर्व था तो यहाँ भी कंजर्व है, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग ही नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। और कंजर्वेटिव फोर्स जब किसी सिस्टम पे लगता है तो उसका टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। तो आप लिखेंगे एज ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्टिंग, टोटल मैकेनिकल एनर्जी is constant. That means kinetic energy initial plus potential energy initial will be equal to kinetic energy final plus potential energy final। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, सिर्फ चार्ज Q2 के पास था वेलोसिटी, तो हाफ m v0 स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो रखेंगे क्योंकि सेपरेशन अभी भी इनिशियली इनफाइनाइट था इस सिचुएशन में भी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों चार्जेस के पास मास सेम है दोनों का और वेलोसिटी दोनों का सेम है, तो आप लिखेंगे हाफ m v0/2 स्क्वायर एक चार्ज के लिए, और दूसरे का भी सेम होगा तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली दोनों के बीच का सेपरेशन r मिनिमम है तो इनका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे k q1 q2 बाय r मिनिमम। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इधर आएगा तो हो जाएगा mv0 स्क्वायर बाई 2 माइनस mv0 स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू k q1 q2 बाई r minimum। and from here this part will become इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, mv0 स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा mv0 स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू k q1 q2 बाई r मिनिमम। यहाँ से आप r मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं एज 4k q1 q2 डिवाइडेड बाई mv0 स्क्वायर। ओके, दिस यू कैन सी। तो इस क्वेश्चन में बस एक चीज हमने एक्स्ट्रा किया, क्या किया कि इनिशियल पोजीशन से यहाँ से यहाँ तक मैंने एक तो एनर्जी कंजर्व किया जो मैंने पिछले केस में भी किया था, दूसरा जो एक्स्ट्रा चीज किया वो किया मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। वो इसलिए किया क्योंकि इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर Q1 Q2 को आप एक सिस्टम मान ले तो इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो ये हो गया r मिनिमम। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।